हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका मेंटर आपका स्वागत करता हूं आप सबका आपके क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सब? देखिएगा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, यानी कि थ्योरी बैच के अंदर मेडिकल सर्जिकल का अगला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी का एडवांस लेवल से पढ़ाऊंगा, मतलब आपको इसमें मैं क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए, थोड़ा लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए ट्रिक्स इंक्लूड करते हुए, यानी कि इस तरीके से मैं आपको रेडी करवाना चाहता हूँ इस चैप्टर को, कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन याद रह सके, बेहतरीन से बेहतरीन आ सके। तो आप पूरे सेशन को NO1 के स्टूडेंट स्पेशली बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अटेंड करना और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना जब आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। एकदम साइंटिफिक डिसिप्लिन वे में मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, तो अटेंड कर। ठीक है मेरे दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये हमारा फंडा से भी काफी रिलेट करता है, यानी कि ये सिस्टम जो है एसिड बेस को मेंटेन करता है, यू दैट, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी ड्राइव जो होता है ना, वो होता है हमारा CO2। जब भी कभी हमारे ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, CO2 का लेवल बढ़ते ही और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या करेगा, इस CO2 को बाहर एक्सेल करने की कोशिश, तो उस सिचुएशन में हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है मेरे दोस्तों? की शुरुआत होती है नोज से। कहाँ से होती है? यानी कि आप डायग्राम पे फोकस करना, ये हम रेस्पिरेटरी बना रहे हैं, इसके बाद ये पीछे फेगस होगा और यहाँ पर हमारा एयरवे होगा। तो एयरवे के अंदर यहाँ ये ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स इसके ऊपर होता है, तो यहाँ पर ये है मेरे दोस्तों लैरिंग्स, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये हमारा ट्रैकिया होता है, इसे हम विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। ये विंड पाइप किससे बना हुआ है? विंड पाइप लगभग 16 से 20 इनकम्प्लीटेड सी शेप के कार्टिलेज रिंग से बना होता है। ये कार्टिलेज रिंग क्या है? इनकम्प्लीटेड है। व्हाई? बिकॉज इसके जस्ट पीछे होता है ईसोफेगस, और जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं, अंदर निगलते हैं, तो हमारा ईसोफेगस डायलेट होता है, और डायलेट होने के लिए उसे स्पेस चाहिए। तो यदि अगर ये कंप्लीट होते, तो फिर पीछे जो इसके ईसोफेगस से डायलेट होने के लिए स्पेस नहीं मिलता, क्या होता? फूड फंस जाता ईसोफेगस के अंदर। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इनकम्प्लीटेड है, और इस कारण जब भी हम फूड swallow करते हैं में हमारा ईसोफेगस इजी डायलेट सकता। तो सिंपली ट्रैकिया या विंड पाइप और लैरिंग्स, जिसे हमने वॉइस बॉक्स कहा, साउंड मेकर कहते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स या साउंड मेकर किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है किसको? लैरिंग्स को। यहाँ से आगे बढ़कर के और ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है T5 और T5 T के लेवल से। तो यहाँ से ये बाइफरकेट होकर के और दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इनको हम कहते हैं ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? ब्रोंकियोल्स नीचे डाउनवर्ड आगे बढ़ती हैं और लंग्स में एंटर कर जाती हैं। इस प्रकार से लंग्स में एंटर कर जाती हैं। तो लंग्स का जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इसे हम राइट लंग कहेंगे, इसे हम लेफ्ट लंग कहेंगे। लेफ्ट लंग सिर्फ 2 लॉब्स के अंदर डिवाइड होता है, जबकि राइट लंग 3 लॉब्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि अपर लॉब, मिडिल लॉब एंड लोअर लॉब। जबकि लेफ्ट लंग सिर्फ 2 ही लॉब्स में डिवाइड है, अपर लॉब,
एंड लोअर लोब। तो माय डियर, जो राइट साइड है, राइट साइड की जो ब्रोंकस है, दिस इज मोर वाइड एंड शॉर्ट। जब भी कभी एस्पिरेट अगर कुछ भी होता है, चाहे सिर्फ जाए, फ्लू जाए, कोई सिक्का निकल जाए, बच्चा कोई मटर निकल जाए, तो उस सिचुएशन में दैट विल इजीली गो इनटू द राइट साइड। तो ये इजीली किधर की तरफ एस्पिरेट करेगा? राइट साइड में एस्पिरेट करता है। व्हाई? उस राइट साइड का जो ट्यूब है, दिस इज मोर वाइड एंड वर्टिकल। क्या होता है? अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है मेरे साथियों कहाँ से? नोज से। रेस्पिरेटरी की शुरुआत होती है नोज से। अब हम रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स को आगे बढ़ाएंगे तो लंग्स के अंदर फाइनली एल्वियोलाइज होंगी। क्या होंगी? एल्वियोलाइज। और एल्वियोलाइज जो होती हैं गैस एक्सचेंज की यूनिट कहलाती हैं। क्या बोला जाएगा इनको? दिस इज द यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज। There are two type of the alveoli are present in the human lungs. One is the type 1 and type 2. Most of alveoli, about 95% alveoli in human lungs are type 1 and only the 5% alveoli are type 2. तो मेरे बच्चों यहाँ पर टाइप 1 alveoli is responsible for the gas exchange by the diffuser. Whereas the type 2 alveoli are responsible for the packing of surfactant, and surfactant is a product in the lungs that maintain the surface tension on the alveolar wall and prevents from the collapse or atelectasis. ये atelectasis and collapse से बचाने का काम कर रहा है कौन? surfactant. Understand everyone? The first organ in our respiratory system is the nose. Nose is the first organ. यहाँ से शुरुआत होती। नॉस के अंदर सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, and they have the cilia and mucus secretion. What is the importance of the cilia and mucus? This prevents the entry of dust particles, entry of the microorganisms into the lower airway. We can divide our respiratory organs according to structure into categories: upper respiratory tract and lower respiratory tract. इसी तरीके से हम फंक्शनली भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टिंग जोन एंड फंक्शनल जोन। और थर्ड मेथड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिवाइड करने का हो सकता है स्टेराइल वर्सेस नॉन स्टेराइल। इस प्रकार से हम रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स को इन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिएगा हम सबसे पहले फंक्शंस पे बात करते हैं और वन बाय वन करके हम आपको समझाते जाते हैं विद क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूआरटी, इट मींस नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नोज से लेकर के लैरिंग्स तक, कहाँ तक? नोज से लैरिंग्स तक कहलाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्टी। लैरिंग्स से जस्ट नीचे यहां पर अगर हम कहेंगे तो एपिग्लॉटिस होता है, और एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पार्टिकल्स इनटू द एलआरटी। तो कहां से एपिग्लॉटिस जस्ट प्रिवेंट द एलआरटी? एलआरटी को प्रिवेंट कर रहा है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस से ही शुरुआत हो जाती है लोअर एयरवे की, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। यहां से कोई भी इंफेक्शन एलआरटी में जा सकता है। कहां से? एस्पिरेट भी होगा तो कब होगा? नॉन फंक्शनिंग या प्रॉपर मेल फंक्शनिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस। अगर आप प्रॉपर पोजीशन में नहीं बैठे हैं, आप लेट कर पानी पी रहे हैं, ग्लॉटिस कैन डू द मेल फंक्शन एंड समथिंग वाटर एंटर इनटू द एलआरटी एंड मे बी द एस्पिरेट। अंडरस्टैंड? तो नोज, nasal cavity or nose, pharynx or larynx, they consider the URT, whereas trachea, bronchi, bronchioles और finally lungs,
लंग्स में 3 lobe in the right side, whereas 2 lobes in the left side, because left is less. Left is less. में सिर्फ तो लेफ्ट साइड ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। तो लेफ्ट साइड में 2 ही लॉब्स क्यों है, लेफ्ट लंग छोटा क्यों है, ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। यानी कि लेफ्ट साइड में किसका कब्जा है, लेफ्ट साइड में हार्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इसलिए लेफ्ट लंग कंपैरेटिवली राइट से होता है। तो यहाँ पर एलआरटी के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मेरे दोस्तों ट्रैकिया से शुरुआत होगी, ब्रोंकाई होगी, फिर ब्रोंकियोल्स डिवाइड होती हैं, और फाइनली लंग्स, और लंग्स में एल्वियोलाई। यहाँ तक मुझे रिप्लाई करिएगा कि आपको नॉर्मली क्लासिफाई किया। अब मैं करने वाला हूँ फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेस्पिरेटरी का। तो कंडक्टिंग जोन, डेड स्पेस, और रेस्पिरेटरी जोन, गैस एक्सचेंज। कंडक्टिंग जोन उसे कहा जाएगा जिसके अंदर एयर सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। फंक्शनल जोन या रेस्पिरेटरी जोन उसे कहा जाएगा जिसमें एयर का एक्सचेंज हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई एक फंक्शनल पार्ट है, पूरे नॉस से लेकर के और ब्रोंकियोल्स तक के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सिर्फ कंडक्शन का काम कर रहे हैं, एयर ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। हमारे कंडक्टिंग जोन के अंदर ऑलवेज एयर का एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो रहता है। उस एयर के कांस्टेंट अमाउंट को डेड स्पेस कहा जाता है, और ये 150 ml होता। जबकि फंक्शनल जोन में पर मिनट 5 to 6 लीटर ऑक्सीजन एक्सचेंज हम फंक्शनल अमाउंट कहते हैं। एयर यहाँ पर देखिए, कंडक्टिंग जोन सिर्फ एयर ट्रांसफर, डेड स्पेस 150 ml। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये वाला। स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, ये सब क्या कर रहे हैं, ओनली गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं। और गैस एक्सचेंज यानी लंग्स के अंदर 5 to 6 लीटर। स्ट्रक्चर कौन सी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फाइनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई की डक्ट, एल्वियोलाई का सैक, एंड फाइनली एल्वियोलाई। ओवरऑल एल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी जोन होगा। इसी तरह हम पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्टेराइल वर्सेस नॉन स्टेराइल भी कर सकते हैं। तो जस्ट द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टेराइल वर्सेस नॉन स्टेराइल। स्टेराइल कौन कौन से होंगे, जरा देखिए, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, दे आर नॉन स्टेराइल, whereas ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सब स्टेराइल पार्ट्स हैं। अंडरस्टैंड। इस टाइप से रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, वैरायटी से क्लासिफाई कर सकते हो। कंडक्टिंग जोन, फंक्शनल जोन, अपर एयरवे, लोअर एयरवे, स्टेराइल, नॉन स्टेराइल। क्रिस्टल क्लियर है। तो कहां तक, लैरिंग्स तक नॉन स्टेराइल होता है, इसके नीचे ट्रेकिया से लेकर के एल्वियोलाइज, लंग्स, डायफ्राम तक स्टेराइल पार्ट होता है। अब मुझे रिप्लाई करिए यहां तक, सर बिल्कुल क्लियर है। आपने सीआरई के टाइम पर क्लासेस ली होंगी, के बाद से आप लोगों का गैप मिला, और अब आपकी क्लासेस जो है वापस से मैंने स्टार्ट कर दी। अभी नेक्स्ट मंडे से आपका नॉर्सेट का क्रैश कोर्स बहुत जोड़। इस रिप्लाई कौन कौन लाइव है भैया, हरीम, पटेल, आशा, आकाश, गंगा, एकता, शिवानी, राधे, माया, झकुश, शाली, प्रतिभा, अंजलि। चल क्लियर है, सब बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को? शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मिस तो नहीं किया ना आप लोगों ने 4-5 दिन मुझे? और मौसमी वाली क्लास लेते हो नहीं लेते हो तुम लोग, रात की लेते हो मौसमी वाली? लेते हो? वो भी कवर करते रहे ना। 30 डेज के बारे में, 30 डेज क्रैश कोर्स अभी मैं लॉन्च करूंगा।
वेट करो थोड़ा सा, उसका फुल डिटेल से बताऊंगा, किस दिन क्या पढ़ाऊंगा, कब टेस्ट होगा, कैसे होगा। बहुत एक्सीलेंट कोर्स होगा, क्रैश कोर्स। और एकदम नेग्लिजिबल, मतलब लगभग लगभग 1500 से 2000 रुपये आप इकट्ठे कर लेना सोमवार तक। ये खर्चा आपका होगा 30 दिन का, ठीक है ना। FON का लास्ट PDF नहीं आया। FON जो है देखेंगे उसको। हाँ पेड है वो, ऐप में चलेगा ना। 30 डेज का पेड कोर्स चलेगा, 30 डेज के लिए 1500 से 2000 रुपये इकट्ठे करने आप लोगों को। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत सिस्टमेटिक वे में अपन नॉट सेट पढ़ेंगे। थोड़ा सा खर्चा आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। मेरे घर से तो मुझे अब साफ मना कर दिया है। वैशाली, अगर तेरे घर वाले जो हैं, अगर पढ़ते समझते नहीं है, कंपटीशन एग्जाम अगर मान लो ऐसे निकल जाते, थोड़ा समझाना उनको। भाई अगर नौकरी लग जाती है के बाद जिंदगी है, लाइफ थी या जो है आगे बढ़ जाएगी। चिंता ना करें, है ना। देखो, अ, बिना खर्च किए तो पेट भी नहीं भरता आदमी का, खाना भी नहीं मिलेगा। अगर हम सोच कि आज से हम खाने पे खर्च नहीं करेंगे, कल खाना मिल जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? संभव ही नहीं है। करेंसी एक्सचेंज इधर से उधर करना पड़ेगा आपको। डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको कहाँ लगाना है। आपको 1500 रुपये के कपड़े पहनने हैं या 1500 रुपये अपनी नॉलेज बढ़ाने पे खर्च करना। डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और इतना IQ तो होना चाहिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर। यस सर, कर लेंगे। तैयारी में अगर आप साल भर में तैयारी में अगर आप मतलब अपनी एजुकेशन पे 12 महीने में 12,000 खर्च भी कर देते हो तो तीर नहीं मार देते हो आप, है ना। थोड़ा सा पहले तो अपने भेजे से ये सारे डाउट्स निकालो। भाई अगर 12 महीने में आपने अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के, अपनी जॉब को हासिल करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए 12 महीने में 12,000 रुपये अगर आपने खर्च कर लिए, का काम नहीं किया मेरे बच्चों आप लोगों ने। बहुत सही। बहुत समझदार मानता हूँ जो दिमाग पे इन्वेस्ट करता है, दिमाग इम्प्रूव करने पे, माइंड इम्प्रूव करने पे कुछ ही लगाता है, ठीक है। और बाकी वो व्यक्ति को मैं क्या बोलूं जो मतलब कपड़े तो खरीद लेगा 12 महीने में 1000 2000 10,000 के, बाकी और शौक भी कर लेगा। मोबाइल भी उसको बढ़िया वाला चाहिए, शानदार टकाटक वाला, हर चीज़ उसको लग्जरी चाहिए। पर सब वही चीज़ मिस करता है जिससे कि जिंदगी उसकी 3 पीढ़ियां सब आगे बढ़ सकती है। वो बहुत दिमाग लगाएगा। ये बहुत दयनीय स्थिति है अभी अपना प्रोफेशन, थोड़ा सा समझना, ठीक है। चलें अब आगे। यहाँ तक परफेक्ट है, रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने पहले का रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी। राइट लंग्स के अंदर 3 लॉब्स होते हैं, लेफ्ट के अंदर 2 लॉब्स होते हैं। और नेक्स्ट मैंने कहा भैया कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, डेड स्पेस पूछा जाएगा आपसे। लंग्स के वॉल्यूम पूछे जाएंगे 5 से 6 लीटर। और स्टेराइल एरिया, नॉन स्टेराइल एरिया ऐसा भी पूछा जाएगा। तो ट्रेकिया से नीचे का पूरा एरिया स्टेराइल होता है, इससे ऊपर तक का पूरा नॉन स्टेराइल होता है। आगे बढ़िएगा। फंक्शंस क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो 2 कैटेगरी बना दूंगा। प्राइमरी क्या काम है और सेकेंडरी क्या काम है। मेरे दोस्तों, प्राइमरी फंक्शंस गैस एक्सचेंज करना होता है। और गैस एक्सचेंज किससे होता है ये ध्यान रखना आप। डिफ्यूजन से गैस एक्सचेंज करता है हमारे लंग्स के अंदर। क्वेश्चन होता है कौन से प्रिंसिपल से गैस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, तो इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ
रेस्पिरेटरी। ऑक्सीजन क्या है? द मेटाबॉलिक नीड। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। CO2 रिमूवल, व्हाट इज दिस? मेटाबॉलिक वेस्ट है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों प्राइमरी फंक्शन के मेरे दोस्तों रेस्पिरेटरी के, वो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करके ये बात आप तक बता दी मैंने। इतना रिफाइंड कर रहा हूं ना हर चीज, ताकि स्टूडेंट के पास टाइम पूरा बच जाए। अब आप सोच सकते हो क्या 11 हावर में पूरी ऑब्स्टेट्रिक रटवा रखी है मैंने आपको। 11 घंटे की क्लास में ओबीजी 200%, और इसमें बस मेरे को 2 घंटे की एक क्लास और लेनी पड़ेगी। मतलब ओवरऑल मिला के चलो तो 13 घंटे में ऑब्स्टेट्रिक पूरी 200% लेवल से प्रिपेयर करवा रखी है। और 2 घंटे में पूरा मैनेजमेंट, 2 हावर में पूरा मैनेजमेंट। इतना डिसिप्लिन, आप 2x पे भी देखोगे ना क्लास को तो भी आपको जोड़नी पड़ेगा इतना। जैसे अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं कितना शांति से पढ़ा रहा हूं ना, और बातें और करता हूं आपसे बहुत लग्जरी, फिर भी इतना रिलैक्सिंग होने के बावजूद ये 13 घंटे में पूरा ऑब्स्टेट्रिक पढ़ा रखा है मैंने, आपकी ऐप के अंदर है। इतने कम समय में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। मतलब अभी भी आपके पास ये है कि NO1 की पूरी क्लासेस को आप, NO1 जो बैच है ये नर्सिंग इतिहास का बहुत यूनिकनेस वाला बैच है। इसकी पूरी क्लासेस को आप 1 मंथ के अंदर अंदर, थ्योरी प्रिपेयर नहीं है, वो 1 मंथ के अंदर अंदर पूरा थ्योरी प्रिपेयर कर लेगा। इतना गजब। ओके, सिर्फ और सिर्फ इतने कम ड्यूरेशन में मेरा जो एफर्ट है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोग, मैंने कहा कि लर्निंग पे, कि यार लर्निंग को बहुत सिंपल करो, इजी से इजी करो, ताकि कम टाइम देके भी स्टूडेंट जो है वो लर्न कर पाए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा मेरा पर्पस रहता है टाइम सेविंग। यार समय को बचा दो। वो काम पहले 60 घंटे में होता था, काम को क्यों ना हम 10 घंटे में 1/6 ड्यूरेशन कर दिया। इतना एफर्ट मैं कर रहा हूँ आप लोगों को। अब इसके बाद तो क्या मांगो आप मेरे से, क्या नर्सिंग में क्या एक्सपेक्ट करोगे इसके बाद? तो आप आया, यस और नो? अब तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि गैस एक्सचेंज किस प्रिंसिपल से होता है? डिफ्यूजन से। मेटाबॉलिक नीड क्या है? ऑक्सीजन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? CO। सेकेंडरी फंक्शन क्या है रेसिपी के? तो ये बोलने में, स्मेल करने में, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। कैसे? तो जब CO2 बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला जाएगा, और CO2 डिक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस बोला जाएगा। अंडरस्टैंड? दूसरा, वाटर एंड हीट का लॉस कर रहा है। कितना वाटर एंड हीट का लॉस कर रहा है? 300 से 400 ml लॉस पर डे हमारा रेस्पी करता है। इम्यून की डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी लंग्स की डिफेंस सेल को, मैक्रोफेज को डस्ट सेल बोला जाता है। सुनो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, डिफ्यूजन किस गैस एक्सचेंज बाय मींस ऑफ विच प्रिंसिपल? यू विल आंसर डिफ्यूजन। विच इज द मेटाबॉलिक नीड? आंसर ऑक्सीजन। मेटाबॉलिक वेस्ट? आंसर CO। फिर कहा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्मेल एंड स्पीच। How the acid base, how the respiratory system helps in acid and base maintenance balance in our body? Then you will answer, sir, if the CO2 level increased in the blood, this is the respiratory acidosis. If the CO2 level decreased in the blood, this is the respiratory alkalosis. Then how many water and heat loss? 300 to 400 ml per day. The macrophage of the lungs is called dust cell. क्या आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हुआ यहाँ पर? और क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ गई क्या? एकदम टू द पॉइंट जो बात करी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करना है आपको। पकड़ में आई ना बात आप लोगों को कि यार क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कैसे एग्जाम पूछा जाता है। थ्योरी पे बहुत काम करना पड़ता है, एक एक छोटी, तब जाके एक बेस बनता है, बिल्डिंग बनती है।
रिप्लाई दो मुझे यहां तक कि यार बिल्कुल क्लियर है सर, यस और नो। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जरा यहाँ पर थोड़े सैंपल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे कुछ पीवाईक्यूज आपको मैं डिस्कस करता हूँ। यस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ऑप्शन क्या दिए थे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नोज और ब्रोंकियो। अब यहां पर आपके पास में क्वेश्चन जो है वो फंसा हुआ है, जरा देखो, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नोज और ब्रोंकियोल। मेरे दोस्तों यहाँ ध्यान रखना आप, ब्रोंकियोल्स आपका करेक्ट आंसर हो। ब्रोंकियोल्स एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया है। फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नोज आर पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स बिलोंग टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मजा आएगा कि अगर इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी थोड़ा अंडरस्टैंड करवा दूंगा। बाकी बचे हुए चैप्टर्स में, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं एमएसएन के, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाने की कोशिश कर, पूरे एफर्ट करूंगा और कर ही रहा हूँ बच्चों, बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। क्या मजा आएगा? एक बार मुझे यहाँ फीडबैक दीजिएगा कि जो अभी मैंने पढ़ाया है वो बेस्ट है। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन दूंगा। हाउ मच एयर इज यूजुअली प्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। देखो क्वेश्चन क्या आया था, बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कितनी एयर होती है, जरा आप लोग बताओ। आप जो भी पढ़ाते हो वो सबसे डिफरेंट होता है। थैंक यू। तो यहां पर आंसर लिख के बताओ चैट में, एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन आया। ऑप्शन क्या थे हमारे पास, 100 ml, 150 ml, 300 ml, 500 ml। क्या आंसर करना था अपने को, एनाटॉमिकल डेड स्पेस 150 ml होता है। किसे कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, जवाब देना जरा, कोई भी बताएगा एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है। जो हमारे पूरी श्वास नली में एल्वियोलाई से पहले पहले तक का जो एयरवे है, में जो हवा भरी रहती है ऑलवेज, कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। कितनी हवा रहती है, 150 ml रहती है। कितनी रहती है, 150 ml। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना, 150। यस और नो? तो 150 ml। द कंडक्शन जोन nose to bronchioles has a dead space volume of approximately 150 ml। क्रिस्टल क्लियर है? और बताऊं क्वेश्चन इस तरह के, मजा आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो रहा है। और बताऊं थोड़े क्वेश्चन, तो जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इफ द CO2 लेवल इंक्रीज इन एल्वियोलाई, व्हाट हैपन टू द ब्लड पीएच। क्वेश्चन सोल्व करो। अगर कभी भी CO2 लेवल बढ़ जाए तो फिर ब्लड पीएच में क्या चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएगी पीएच, इंक्रीज हो जाएगी, नो चेंज, या बिकम न्यूट्रल, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और बहुत खतरनाक टॉप लेवल क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन। अगर CO2 लेवल इंक्रीज होता है इन एल्वियोलाई, व्हाट हैपन टू द ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि CO2 बढ़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये हमारा पीएच स्केल 0, मिड पॉइंट 7 और 14, इनका पीएच इधर रहता है 7 से कम रहता है, वो एसिड होते हैं। जिनका पीएच 7 टू अबो होता है वो बेस होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। तो यदि अगर CO बढ़ा, बढ़ते ही पीएच डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अंडरस्टैंड? डिक्रीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी हाई CO2 इन द एल्वियोलाई इंक्रीज द कार्बोनिक एसिड, याद रखना H2O3, H2। जैसे ही CO2 इंक्रीज होता है तो क्या बढ़ता है, इसे कहते हैं हम
कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, इसका नाम याद रखना। CO2 बढ़ने से ऐसा क्या होता है, CO2 के कारण कार्बोनिक एसिड बढ़ता है, इसलिए CO2 एसिड नेचर का होता है और इस कारण से एसिडोसिस हो जाता है और पीएच डिक्रीज हो जाती है। एकदम पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया। CO2 बढ़ा, जैसे किसी का अगर रेस्पिरेटरी जो है, समझना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा हो किसी, या शैलो ब्रीथ हो रहा हो, शैलो ब्रीथ हो रहा हो, या किसी को COPD है, या किसी को अस्थमा है, तो इन लोगों में क्या होगा, एक्सेलेशन जो है ना, एक्सेलेशन, एक्सेलेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, एक्सेलेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। यानी कि इनहेल तो कर सकता है पर्सन, लेकिन एक्सेल करने में बड़ी तकलीफ होगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो एक्सेलेशन इफ प्रोलॉन्ग्ड, देन व्हाट विल हैपन इन दिस, ऐसा होगा कि डिपोजिशन एल्वियोलाइज आर इंक्रीज कंटिन्यूसली। CO2 का डिपोजिशन if increased, then the CO2 react with the water and forms the carbonic acid H2 minus, और कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनेगा इज अ एसिड इन नेचर, और एसिड का लेवल बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा और pH 7 से डाउन जाने। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? अरे यस और नो, अब रिप्लाई करने में क्यों कसर छोड़ते हो आप लोग, मजा करो। तो भाई काश, बढ़िया। अरे सियारी फियारी जैसा भी गया उसमें दिमाग मत लगाना अब, है ना। तो बीत गया आने का है, अरे जो गया सो गया, आने वाला है, मेहनत करूंगा आगे, काम चो, सुनो, वेरी गुड, मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। सर मुझे पूरा ट्रस्ट है, आप हैं तो मैं नॉर्सेट क्रेक जरूर करूंगी, बिल्कुल। या मैं मेरे पूरे 200% एफर्ट लगा रहा हूँ और इतना सुधार कर रहा हूँ आपकी नॉलेज में, इतना इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ आपकी नॉलेज के अंदर कि यार दिन आपके हत्थे चढ़ गया एग्जाम। एग्जाम अगर मान लो कुछ गड़बड़ ही आ जाए वो एक अलग चीज़, किस्मत की बात होती। तैयारी ने किया कि यार एड्स में से ही बना लिया, पता नहीं उसको एड्स हो रहा था या क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा इंसिडेंस अगर होता है तो फिर देखो ना, उसमें टीचर कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर। लेकिन अगर वाकई एकदम जो मापतोल है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से अगर पेपर आता है, डेफिनेटली मेरा स्टूडेंट बाकी के स्टूडेंट बहुत बेस्ट करके आता है। मेरा अनुभव रहा है पिछले 12 ईयर्स का, 12 साल का अनुभव है। तो मेरे दोस्तों हमेशा मैंने देखा कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है यार, घबराना भैया। और ब्लेसिंग मतलब मेरा स्किल, मेरा एक्सप्लेनेशन, इट्स विद यू ऑलवेज। यही ब्लेसिंग्स, ये ही आपको सफल बनाएगी, एक निश्चित रूप से आप बेहतर करो बाकी लोग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंसिडर स्टेराइल, तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा लैरिंग से वहां तक तो हमने नॉन स्टेराइल कहा था, लैरिंग से नीचे के जितने भी ऑर्गन थे वो सारे स्टेराइल थे। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, एल्वियोलाई, लंग्स स्टेराइल टू प्रिवेंट द इंफेक्शन, बाकी के सारे नॉन स्टेराइल होते हैं। आंसर आ गया सबको कि कैसे पूछा जाता है स्टेराइल, हर तरह का क्वेश्चन, हर वैरायटी आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
ब्रीदिंग एंड नर्वस सिस्टम दोनों का क्या कनेक्शन है, हमेशा पूछ लिया जाता है। ट्रिक, हाई CO2 ब्रीथ ट्रिगर। जब भी मैंने कहा CO2 अगर बढ़ते ही और ब्रीदिंग क्या होती है, ट्रिगर। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, हाई CO ब्रीथ ट्रिगर, हाई CO ट्रिगर, हाई CO ट्रिगर। ओके, CO2 बढ़ा तो CO2 को निकालने के लिए ब्रीदिंग ट्रिगर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो CO2 इंक्रीज द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द ब्रीदिंग। क्वेश्चन किया जाएगा यहां से, विच इज द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द ब्रीदिंग, देन आंसर क्या देना, O2 ही देना है। गलती मत करना, अगर कभी क्वेश्चन आता है विच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द ब्रीदिंग, देन आंसर देना C2, नॉट O2। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है ब्रीथ को। मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोजीशनिंग इन द इंक्रीज्ड आईसीपी। तो यहां ध्यान दीजिए आप, अगर किसी का आईसीपी बढ़ जाता है तो क्या पोजीशनिंग काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, तो सेमी फाउलर 30 डिग्री टू रिड्यूस द प्रेशर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर मैंने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है बिकॉज, जरा ध्यान देना यहाँ एकदम। आप सोच रहे होंगे ना कि यार सर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते एकदम आईसीपी कैसे लेके आगे बात। मैंने वही तो बात समझाई कि मैं बताना चाहता हूँ रेस्पी और नर्वस में क्या कनेक्शन है, दोनों दो क्वेश्चंस में कनेक्शन। पहला क्वेश्चन रेस्पी को कंट्रोल करना, जो कि हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कर रहा है। दूसरा कनेक्शन सी बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। CO2 जब भी कभी ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, उस सिचुएशन में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। CO2 इंक्रीजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहां पर एक बात मेंशन करूंगा, टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो कभी अगर ऐसा केस मिलता है कि जिसका CO2 लेवल ब्लड का बढ़ा हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस मिला हुआ है, योर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिकली। सर व्हाट आई विल डू, आई विल मेंटेन द पेशेंट पोजीशन इन द सेमी फाउलर 30 डिग्री टू रिड्यूस द प्रेशर। अंडरस्टैंड, सिंपली यहाँ पर फ्रेनिक नर्व क्या करेगा, फ्रेनिक नर्व कंट्रोल द डायफ्राम। तो हमारा फ्रेनिक नर्व है, ये डायफ्राम को कंट्रोल करता है। और मेन ब्रीदिंग मसल कौन से मसल को कहा जाता है, डायफ्राम को। और डायफ्राम का नर्व सप्लाई कहां से होता है, C3 एरिया। तो जब भी किसी को गर्दन में C3 C4 एरिया में अगर इंजरी हो जाती है तो सीधा डायरेक्ट वो चला जाता है। एग्जाम टिप मैंने यहां पर क्या करा, इफ CO2 इंक्रीज इट ट्रिगर द ब्रेन, ब्रेन को ट्रिगर करता है टू ब्रीथ द फास्ट, और ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। मेरे दोस्तों बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि ब्रीथिंग और नर्वस सिस्टम क्या कनेक्शन बना हुआ है। आप रिप्लाई दीजिएगा, यहाँ पे जितनी बातें की है वो सब क्लियर है विद रैशनल, हर चीज का रैशनल आपको पता होगा। तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये गैप आपका कम होना चाहिए, तब जाके आपका नेगेटिव भी कंट्रोल होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा एग्जाम्स के अंदर। यस और नो।
बात समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों? बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट आईसी यहाँ पर समझ, जब भी आईसीपी मतलब क्या होगा? आईसीपी बहुत पीछे आपको बात क्या होगा का हर्निया डेंजरस और इट हर्निया हर्निया हर ओब्लांगेटा बात बोलूं, डैमेज हो क्या होगा? मेडुला ओब्लांगेटा ट्रिगर पेशन आया और भी का लेवल का ब्लड लेवल फर्दर और आईसीपी साथ ही क्या कर देगा? सीओ प्रोसेस कॉज कर बात तो समझ ओब्लांगेटा पैथेटिक नर्व हाइपर हाइपर क्या होगा? कॉलिक भी रहेगा एस्टो नहीं होता है या नॉर्मल? अब आपसे पूछा जाए अगर कि पल्स प्रेशर पे क्या चेंज है? पल्स एस्टोलिक रहेगा, हाँ बढ़ जाएगा। ये होता है पल्स का एक, सबको आंसर दे ज्यादा ज्यादा अगर उसको याद होता इंस्टीट्यूट का सा डाउट, आपके डाउट को और भी नहीं, आपके डाउट का डायरेक्ट आंसर पढ़ाना बहुत खाया जाए तो अब लगना आपको इतना यहाँ से खाया। अब अगर आपने लाइफ टाइम आपके बहुत सारे एक छोटी बात को सिखाने का तो मैटर करता है कि यार कितने समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी इंट्राक्रेनियल तो अपन क्या करेंगे इसको कम करने के लिए? तो अपन मैनीटोल का यूज का मैंने आपको पूछा, मैं कहता था ना कि यार फुल बैच में अपने पास बहुत टाइम होता है, कॉल कॉल के आता हूँ से छोटा अपन क्या करते हैं 30 हेड एलिवेट पाउलर अपन आईसीपी बढ़ेगा तो आईसीपी का क्रेनियल 5 to का है 5 to ऑफ एच, अगर इसका वैल्यू मोर देन 20 कॉल्ड आईसीपी का herniation that will हाइपरटेंशन का होगा सिस्टोलिक इज
एज द डायस्टोलिक मतलब सिस्टोलिक जब हम हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पंप करता है टाइम आर्टरी कॉल होती है, तो हम कहते हैं जब हमारा हार्ट रिलैक्स कॉल में हार्ट प्रेशर ऑन द आर्टरी प्रेशर इन द आर्टरियल the gap is the IC and the एक और बहुत अच्छी बात बताता साइड होना तो हम कहते हैं साइड फीचर, क्या बोला जाता है आईसी साइड फीचर, साइड फीचर आईसी। अब बिल्कुल प्रॉब्लम रेट इंक्रीज रहेगा ना, क्या पहला अब इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन का मिशन आता है ऑफ नो का पहला काम है एक्शन ऑल फैक्ट्री। आप अच्छी सफर में आते हो या आ जाती है तो क्या होता है भूख क्या करते हैं साइट को हिट करते हैं, कैपिलरीज क्या करती है वार्म एंड फायदा हमारी नोज का दूसरा काम है आप फूक क्या हरीम कह रही थी कि है, और वार्म होती करके तो हरीम ने कहा कि सर अगर ऐसे मारते हैं तो गर्म आती ऐसे गर्म मारते ना हवा गले से आती ऐसे करते हमारे मुंह में आती है ना कैपिलरीज वार्म एंड प्यूरिफाई एयर क्या जो होते हैं क्या करते हैं क्या करने का काम करते हैं नाक में बाल है ना क्या कहलाते हैं डस्ट को ट्रैप करते स्मेल ऑल्फैक्शन कैसे होता है स्मेल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं पास थ्रू कॉम्प्लीट ये इथमोइड बॉन होती है ना इथमोइड बॉन में फैट बोला कॉम्प्लेट में पास होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ से लोकेटेड टॉप टॉप सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमारे यहाँ तक ये फॉर्म प्लेट से पास होकर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर
कर्व। और ये इथमोइड बॉन्ड के अंदर बॉन्ड में बहुत सारे कॉम्प्लेट कहते हैं। और फिर फाइनली ये सेल सेंटर तक सेल सेंटर टेम्पो सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है हमारा ब्रेन का, इसके टाइटल टेम्पोरल लॉब है सेल सेंटर। रिकॉल के लिए इथमोइड बॉन्ड हैज अ लाइक प्लेट कंप्लीट है। एपिस्टैक्सिस कॉज ब्लीडिंग कहा जाता है। हाइपरटेंशन के कारण ट्रॉमा ड्राई एयर। क्या करना है जब भी एपिस्टैक्सिस होता है तो लीन फॉरवर्ड करवाना है तक इस पे ऑफ टेरी आके ब्रेक कंप्रेस ऑल फॉर डॉक्टर क्या करेगा, प्रेशर 10 to 15 आप ऑफ टेरी ऑफ नो। मैं भी पढ़ा दूंगा, पढ़ाता हूँ ये टॉपिक इस सुपरफिशियल ऑन द सॉफ्ट ऑफ। आपको अपना थंब एंड इंडेक्स फिंगर का यूज आप अपने सॉफ्ट एरिया को फॉरवर्ड करें, लीन बैकवर्ड एस्पिरेट के जो ब्लड हाइपरटेंशन के कारण होता है। ड्रग ऑफ चॉइस जरा ध्यान दो, अपन साइनेफ्रीन दवा यूज एवरेज साइनेफ्रीन साइनेफ्रीन मेडिसिन और नेजल पैकिंग कॉज से अवॉइड क्या करना है, ब्लॉविंग नो। ब्लॉविंग करेंगे तो एपिस है कहाँ से होता साइट का, साइट क्या होता है, ये हम कहते हैं सेल बैच या इसी किल्स एरिया कहाँ होता है, ये किस या लिटिल या ऑफ एंटीरियर साइड पे होता है क्या की जो कैपिलरी कारण अगर हो जाए कॉज ब्लीड जाती है। आपको थंब एंड इंडेक्स फिंगर रूप कॉज तक। हाँ, आज के बात है
आप बेस्ट